हेलो स्टूडेंट, रसायन विज्ञान की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में स्टूडेंट आज हम परमाणु मॉडल के बारे में बात करेंगे और आज का जो परमाणु मॉडल होगा उसका नाम होगा डाल्टन का परमाणु मॉडल। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट डाल्टन का परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल स्टूडेंट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि डाल्टन का परमाणु मॉडल, तो इसके प्रतिपादक भी डाल्टन ही होंगे। प्रतिपादक इनका पूरा नाम होगा जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन। अब स्टूडेंट कहीं न कहीं इस बात को समझना जरूरी होता है कि इस मॉडल में डाल्टन ने कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें बताई। तो इस मॉडल में उन्होंने सबसे पहले इस बात को कहा था कि जो द्रव्य होता है वो अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। तो हम सबसे पहले जिस बात को लिखेंगे कि द्रव्य अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। कणों से मिलकर बना होता है। स्टूडेंट, हमारे पास जो अगली बात है वो भी सबसे महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि डाल्टन ने दूसरी बात यह कही थी कि विभिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। किस प्रकार? अब यदि कि जैसा कि आप समझते हैं कि हमारे जो कोर्स में है रसायन शास्त्र में कि विभिन्न प्रकार के 118 तत्वों की आवर्त सारणी दी हुई है। उस आवर्त सारणी में जितने तत्व है उन सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक अलग अलग दिए हुए हैं, जो कि हम आगे आने वाली क्लासों में विस्तारित रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो दूसरा बात है उसको लिखेंगे हम कि विभिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। अलग अलग होते हैं। नाउ स्टूडेंट, हमारी जो तीसरी बात है वो बात यह है कि डाल्टन ने कहा कि जो तत्व होते हैं उन तत्वों के परमाणु आपस में निश्चित अनुपात में संयोग करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी कि एक तत्व है, तत्व ए प्लस तत्व बी होगा, वो क्रिया करके और जो नया पदार्थ बनाएंगे उसको यौगिक कहते हैं। तो निश्चित अनुपात में वे तत्व उन तत्वों के परमाणु आपस में क्रिया करके और नए यौगिक का निर्माण करेंगे। तो हम लिखते हैं कि विभिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में, यानी कि उनका जो अनुपात है वो निश्चित होगा, निश्चित अनुपात में क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट जो इस नियम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चौथी बात कही थी वो ये कही थी कि विभिन्न जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन रासायनिक अभिक्रियाओं में जो परमाणु होता है वो एक से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि परमाणु केवल उसका रूप परिवर्तित हो रहा है, यानी कि परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो हमारी जो चौथी बात है वो ये है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में, केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु एक से दूसरे रूप में परिवर्तित होते हैं। अर्थात परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न। स्टूडेंट, इस बात को ध्यान से समझना होगा कि डाल्टन किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो जैसा कि हमने पिछली वाली जो क्लास थी उस क्लास में स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि रासायनिक संयोजन के 5 नियमों के बारे में हमने बात की थी। तो डाल्टन उन जो रासायनिक जो संयोजन के जो नियम थे, जो हमने टोटल 5 नियम पढ़े थे, उनमें से जो प्रथम 3 नियम थे यानी कि द्रव्यमान संरक्षण नियम, स्थिर अनुपात नियम और गुणित अनुपात नियम और अवोगाद्रो नियम, इन 4 नियमों को की जो व्याख्या है वो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत करता है। लेकिन एक नियम और है जिसका नाम है गेलुसेक का नियम।
तो गेलुसेक का जो गैसीय आयतनों का नियम था उसकी व्याख्या जो है वो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत नहीं कर पाया, और इसकी जो व्याख्या किन वैज्ञानिकों ने की वो आगे आने वाली जो चैप्टर है उन चैप्टर में उन मॉडल के बारे में बात करेंगे। तो हम एक अपवाद कह सकते हैं इस परमाणु मॉडल का। तो अपवाद के स्वरूप हम लिखेंगे जॉन डाल्टन केवल रासायनिक संयोजन के 4 नियमों की व्याख्या कर पाए, नियमों की व्याख्या कर पाए, गैसीय आयतनों का गेलुसेक के नियम की व्याख्या नहीं कर पाए। स्टूडेंट, इस प्रकार हम जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत होता है वो समाप्त होता है हमारे पास, और आगे हम कुछ पारिभाषिक शब्दावली के बारे में बात करेंगे, यानी कि उसमें कौन कौन से शब्द हैं जो हमारे लिए रसायन विज्ञान में इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो सबसे पहला जो शब्द होगा स्टूडेंट वो होगा परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान के बारे में स्टूडेंट हम कुछ बेसिक बातों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि उसकी परिभाषा है या परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं स्टूडेंट। हमारा टॉपिक है परमाणु द्रव्यमान। स्टूडेंट, हमने जो पिछली क्लासें थी जैसे कि 9th क्लास या 10th क्लास, उसमें परमाणु द्रव्यमान के बारे में कुछ बेसिक बातें दी हुई थी, लेकिन हमारे जो कोर्स में है उस कोर्स के अकॉर्डिंग हमें इन बातों को एक बार वापस फिर से पढ़ना होगा। तो परमाणु द्रव्यमान की यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो किसी भी परमाणु में उपस्थित, यानी कि कोई परमाणु है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का जो योग होगा वो उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। तो हम लिखते हैं कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या का योग उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। स्टूडेंट, यदि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसी भी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो उसका जो सूत्र होगा वो निम्न प्रकार होगा कि परमाणु द्रव्यमान इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या। इस प्रकार स्टूडेंट परमाणु द्रव्यमान की यदि हम बात करें तो उसको एटॉमिक मास यूनिट में प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान को और यदि हम शॉर्ट में लिखे तो AMU, यानी कि एटॉमिक मास और यूनिट, इसमें प्रदर्शित किया जाता है। और स्टूडेंट, अभी वर्तमान में यदि हम बात करें तो इसको केवल यूनिट से प्रदर्शित किया जाता है। वर्तमान में यूनिट से प्रदर्शित किया जाता है क्योंकि यह यूनिट जो है वो एकीकृत प्रणाली है, यानी कि द्रव्यमान को एकीकृत रूप से प्रदर्शित करती है। अब स्टूडेंट, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है औसत परमाणु द्रव्यमान। औसत परमाणु द्रव्यमान, यदि हम औसत परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो उसकी जो डेफिनेशन की यदि हम परिभाषा की बात करें तो किसी भी परमाणु के विभिन्न समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान का औसत परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। इसको हम, थोड़ी परिभाषा कठिन है लेकिन इसको हम उदाहरण के तौर पर समझेंगे तो आपको शायद अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लिखते हैं कि किसी परमाणु के
विभिन्न समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान का औसत परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। औसत परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। स्टूडेंट, इसको हम उदाहरण के तौर पर किस प्रकार समझेंगे कि इसके लिए हमारे पास जो सबसे अच्छा उदाहरण होगा वो होगा कार्बन का। यानी कि समस्थानिक का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, कि परमाणु तो एक ही है लेकिन उसके जो परमाणु क्रमांक है वो परमाणु द्रव्यमान जो है वो अलग अलग होंगे। किस प्रकार होंगे कि जैसे कि कार्बन 12 समस्थानिक, कार्बन 13 समस्थानिक और कार्बन 14 समस्थानिक। इस प्रकार स्टूडेंट हमारे पास एक सारणी बनाएंगे हम, जिसके आधार पर हम समझेंगे कि औसत परमाणु द्रव्यमान किस प्रकार निकाला जाता है। तो ये तो हो गया समस्थानिक, ये हो गया इसका आपेक्षित प्रतिशत और ये हो गया इसका द्रव्यमान। अब आपेक्षित प्रतिशतता अलग अलग परमाणु की अलग अलग होगी। किस प्रकार होगी, जैसे कार्बन 12 होगा उसकी होगी 98.832 प्रतिशत, और जो कार्बन 13 समस्थानिक होगा उसकी होगी 1.108 प्रतिशत, और जो कार्बन 14 होगा उसकी होगी 2 × 10⁻⁻10। अब यदि हम द्रव्यमान की बात करें, जैसा कि हमें पता चल रहा है, तो 12, 13 इसको हम पॉइंट में लिख सकते हैं लेकिन 0 लगाना उचित रहेगा, 14.00। अब स्टूडेंट यदि हम बात करें कि इसका औसत परमाणु द्रव्यमान हम किस प्रकार निकालें, जैसा कि परिभाषा में बताया गया है कि किसी परमाणु के विभिन्न समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान का औसत, यानी कि इसके जो तीनों अलग अलग समस्थानिक है, इन तीनों समस्थानिकों का जो एक औसत परमाणु द्रव्यमान कितना निकल रहा है उसी को हम औसत परमाणु यानी कि उसके ठीक मध्य का। तो उसके लिए जो सूत्र यूज होगा स्टूडेंट, उसके लिए क्या करना है हमें कि जो आपेक्षित प्रतिशतता है उसको द्रव्यमान से गुणा करना है हमको, और फिर जो इसका जो मान आता है उसको हम इसमें गुणा करने के पश्चात यहां पर धन लगाना है, यहां पर धन लगाना है और यहां गुणा कर देना है इन दोनों से। तो इसके बाद इसके मान को इसके मान को आपस में योग यानी कि प्लस कर देना है। उसका जो परिणाम प्राप्त होगा वो उसका औसत परमाणु द्रव्यमान प्राप्त होगा। इस प्रकार ये हो गया हमारे पास। और यहां पर यदि हम औसत द्रव्यमान यानी कि कैलकुलेशन में तो वैसे बहुत सारा समय जाता है, आप प्रैक्टिस करिएगा जिससे आपको निरंतर एग्जाम में जो लिखने में समस्या नहीं आएगी। तो हम शॉर्ट में लिखते हैं इसको। इसका जो प्राप्त होता है हमारे पास 12.0 ग्राम, यानी कि कार्बन का जो औसत परमाणु द्रव्यमान है वो हमारे पास प्राप्त होता है 12 ग्राम। तो इस प्रकार औसत परमाणु द्रव्यमान का जो टॉपिक है हमारे पास समाप्त होता है। आगे हम स्टूडेंट कुछ छोटी मोटी और बातों के बारे में बात करेंगे रसायन विज्ञान की, जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, और इनमें ज़्यादातर जो है वो परिभाषाएं पूछी जाती है। स्टूडेंट आपको ध्यान रखना जरूरी है। और अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है आणविक द्रव्यमान, यानी कि आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं और उसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, यानी एग्जाम में किस प्रकार आणविक द्रव्यमान को पूछा जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ा डिटेल में। हमारा टॉपिक होगा आणविक द्रव्यमान। स्टूडेंट कहीं ना कहीं इस बात को समझना जरूरी होता है कि जिस प्रकार परमाणु द्रव्यमान की हमने परिभाषा पढ़ी उस प्रकार आणविक द्रव्यमान क्या होता है। तो किसी भी अणु में उपस्थित उसके परमाणु के द्रव्यमानों का योग ही आणविक द्रव्यमान कहलाता है। यानी कि किसी अणु में उपस्थित उसके परमाणु द्रव्यमानों का योग, परमाणु द्रव्यमानों का योग आणविक द्रव्यमान कहलाता है। स्टूडेंट आणविक द्रव्यमान कहलाता है। या हम यह भी कह सकते हैं कि अणु का द्रव्यमान ही आणविक द्रव्यमान कहलाता है। अणु का द्रव्यमान ही आणविक द्रव्यमान कहलाता है। आणविक द्रव्यमान कहलाता है।
अब आणविक द्रव्यमान की यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो वो एग्जाम में, यानी कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास कि H2O का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। H2O का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट कि परिभाषा में क्या कहा कि उस किसी अणु में उपस्थित उसके परमाणु द्रव्यमानों का योग, यानी कि इसमें जल में कौन कौन से परमाणु उपस्थित है, यानी कि एक तो है हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण कर रहे हैं और एक ऑक्सीजन परमाणु है हमारे पास। तो हमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि किसी भी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात होना आवश्यक है, यानी कि विभिन्न प्रकार की जो हमारे पास तत्व है जो कि आवर्त सारणी में उपस्थित होते हैं उन सभी के हमें परमाणु द्रव्यमान ज्ञात होना आवश्यक है। अगर परमाणु द्रव्यमान हमें नहीं पता तो हम आणविक द्रव्यमान नहीं निकाल सकते। तो यहां पर हाइड्रोजन का जो आणविक द्रव्यमान होगा, परमाणु द्रव्यमान होगा, वो होगा 1, यानी कि इसमें पॉइंट में भी आता है लेकिन हम आधार मानकर एक को हम आधार मान रहे हैं। तो एक हाइड्रोजन परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो होगा 1, और हमारे पास परमाणु कितने हैं, 2 है, तो हम 2 से गुणा करेंगे, इस प्रकार 2 प्राप्त हुआ हमको। ऑक्सीजन का एक परमाणु ही है हमारे पास, तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो प्राप्त होगा हमें 16, यानी कि अब हमें क्या करना है कि इन दोनों को जोड़ना है, यानी कि इनका योग करना है। जैसा कि परिभाषा में बताया गया कि उसके परमाणु द्रव्यमानों का योग, तो हमें क्या करना है कि 16 + 2 = 18, यानी कि जो जल का जो अणु है उसका आणविक द्रव्यमान जो है वो 18 ग्राम प्राप्त हो गया हमको। इस प्रकार हमने जो जल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया, और इसमें विभिन्न प्रकार के सूत्र दिए जा सकते हैं लेकिन सबकी जो विधि है वो सेम रहेगी, उनको किस प्रकार निकालना है, लेकिन आपको परमाणु द्रव्यमान ज्ञात होना आवश्यक है। हमारे पास आज का जो इस क्लास का अंतिम टॉपिक है वो है हमारे पास के सूत्र द्रव्यमान। जिस प्रकार आणविक द्रव्यमान था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा, वो किस प्रकार होगा देखिएगा स्टूडेंट। यानी कि सूत्र द्रव्यमान, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि किसी भी रासायनिक घटक में उपस्थित उसके सूत्र का द्रव्यमान ही सूत्र द्रव्यमान कहलाता है। किस प्रकार किसी रासायनिक घटक में उपस्थित सूत्र का भार ही सूत्र द्रव्यमान कहलाता है। सूत्र द्रव्यमान कहलाता है। सूत्र द्रव्यमान का यदि हम क्वेश्चन का यदि हम उदाहरण की बात करें या क्वेश्चन की बात करें तो वो किस प्रकार होगा कि जैसे कि NaCl का सूत्र द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। सूत्र द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो फिर वही बात आ गई कि परमाणु का परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान हमें विशेष रूप से याद होना चाहिए। उसके बाद ही हम आणविक द्रव्यमान और जिस प्रकार सूत्र द्रव्यमान का बताया गया है तो सूत्र द्रव्यमान भी हम ज्ञात कर पाएंगे। जैसे कि सोडियम और क्लोरीन। सोडियम की यदि हम बात करें तो सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो होगा 23 और जो क्लोरीन है उसका होगा 35.5। अब हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ना है, यानी कि हम प्लस करते हैं इसको, यानी कि इसका जो योग प्राप्त हो रहा है हमारे पास वो हो रहा है 58.5, यानी कि NaCl का जो सूत्र द्रव्यमान है वो है 58.5। इस प्रकार कोई भी सूत्र पूछा जा सकता है और उन सूत्र के आधार पर आपको क्वेश्चन जो है वो सोल्व करना होता है। इसी प्रकार और रसायन विज्ञान की क्लासें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।